हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसमें सैद्धांतिक मतलब थ्योरी के पेपर को हम यहाँ पर देखेंगे। कक्षा 12 का यह एक सैंपल पेपर है, जिसको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बोला जाता है। ये सैंपल पेपर है, जिसको आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सैंपल पेपर को देखने जा रहे हैं कि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आ सकता है। तो ये सैंपल पेपर देखकर आप ये अनुमान ना लगाएं कि ये पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये केवल आपको ये बताने के लिए है कि इस प्रकार से पेपर आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर हो सकता है। तो ये पेपर 3 घंटे का होने वाला है और ये जो है आपका 80 नंबर का पेपर होगा। इसके निर्देश आप देख लीजिए। निर्देश हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे और सभी अनिवार्य होंगे। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सामने अंकित होंगे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समुचित उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब उसमें 4-4 आपको विकल्प दिए होंगे। उनमें से एक उत्तर आपको 4 उत्तर में से एक उत्तर छांट करके आपको सही उत्तर जो होगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, मतलब उनका एक निश्चित उत्तर होगा, छोटा उत्तर होगा। और प्रश्न संख्या 8 से 12 तक प्रत्येक का उत्तर 40 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। और प्रश्न संख्या 13 से 20 तक प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों का होगा। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक का उत्तर आपको 150 शब्दों में होगा। यहाँ पर हम जो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस सैंपल पेपर के, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना बता करके आपको एक आइडिया दूंगा कि किस प्रकार से आप उस पे को लिख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास है कि पहले का है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये जो इसमें से 4 विकल्प आपके सामने हैं, बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, शॉक थेरेपी या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बर्लिन की दीवार। ये इसका सही है। मैंने यहाँ पर निशान पहले से लगा दिए हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, तो आप देख भी लीजिएगा। दूसरा है, यूरोपीय संघ के गठन के लिए मजिस्ट्रेट जो मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो ये यहाँ पर उत्तर ये है फरवरी 1992 में। इसका ग है, दक्षिण एशिया में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। यहाँ पर बहुत सारे देश दे रखे हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो ये थाईलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। 1953 में हुआ था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ पर बहुत सारे दल हैं पार्टी के, एक दल नहीं है, 2 दल नहीं है, 3 दल नहीं है, यानी कि सर्वदल, बहुत सारे दल हैं यहाँ पर। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है। आतंकवाद, वैश्विक तापवृद्धि, वैश्विक निर्धनता, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये सभी जो हैं इस समय खतरे का स्रोत हैं, नए खतरे का स्रोत उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे खतरा है। अब आता है, सन 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें मोरारजी देसाई दे रखे, ये इंदिरा गांधी के कामराज दे रखा, तो जो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, राजीव गांधी और आशु ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1985 में हुआ था। फिर आता है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 के अगले 2 खंड झ व य में 2 कथनों अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से चुनकर इनका सही उत्तर आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता वाले एग्जाम होंगे वहां पर भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसमें दे रखा है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। ये आपको बताना है। अब यहां पर अभिकथन में चलते हैं। तो अभिकथन, हमारा पहला अभिकथन है, ये है ए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका कारण दे रखा है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहले वाला इसका उत्तर होगा, यानी कि ये वाला इसका उत्तर होगा, ये कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला अभिकथन हमारे सामने है, भारत ने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया, लेकिन फिर भी भारत ने एनपीटी एवं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका कारण, एनपीटी एवं सीटीबीटी विशेष रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती हैं और परमाणु शक्ति संपन्न 5 शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती हैं। तो इसका भी वही वाला उत्तर हो जाएगा जो अभी पहले वाले का था। यही इसका उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया था। ये रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया गया था। अगला है, वैश्वीकरण के विरोध में निर्मित विश्वव्यापी मंच का नाम लिखिए। तो विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम। प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कांग्रेस से कब अलग हुई? 1964 में। छठा प्रश्न है, सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को किसने राष्ट्रपति चुनाव में हराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वी गिरी। सातवां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें किस मुद्दे से संबंधित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। हमारा आठवां प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ के कौन कौन से देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए? तो ये हो जाएगा उत्तर पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, साइप्रस और माल्टा। 9 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार वीटो पावर जिसको बोलते हैं का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, निषेधाधिकार वीटो का अर्थ है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, जो कि स्थायी सदस्य हैं कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन में से कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, मानने से इनकार कर सकता है। यदि कोई एक स्थायी सदस्य भी वीटो कर देता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होता, इसे बोलते हैं वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, विश्व की साझी विरासत का अर्थ उन संसाधनों से है जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अब वो क्या है? इनमें जो है, इनमें अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। इन संसाधनों का उपयोग सभी देशों द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए और इनका संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? मतलब उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण का तात्पर्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना है। इसमें
व्यापार, निवेश और वित्तीय बाजारों का विनियमन शामिल है। उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? उदारीकरण का उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारा, केरल मॉडल क्या है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो केरल मॉडल विकास का एक दृष्टिकोण है जो सामाजिक कल्याण और समानता पर जोर देता है। इस मॉडल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों में सरकारी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। केरल मॉडल ने उच्च साक्षरता दर, कम शिशु मृत्यु दर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सकारात्मक परिणाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की विशेषताएं एवं उसके विजन दस्तावेज 2020 का वर्णन कीजिए। तो आसियान की क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। इसमें जो पहला हेडिंग हो सकता है, क्षेत्रीय सहयोग। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्थिक एकीकरण। तो इसमें क्या होगा आर्थिक एकीकरण में? आसियान मुक्त व्यापार समझौतों और आर्थिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें थर्ड पॉइंट हो जाएगा शांति और स्थिरता। आसियान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। आसियान सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। अब आसियान विजन 2020 क्या है इसको देख लीजिए। यह दस्तावेज आसियान को 2020 तक एक खुले यानी कि 2020 तक एक खुले, बाहरी दिखने वाले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के समुदाय के रूप में देखता है। यह आसियान के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसमें बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, दो चार मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आइडिया देता हूं कि उत्तर इसका हो जाएगा भारत की स्थायी सदस्य के पक्ष में तर्क। तो इसमें एक तर्क हो सकता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। ये बिल्कुल सत्य बात भी है। दूसरा है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव है जिसके कारण भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में एक प्रमुख योगदान करता रहा है, इसलिए भी भारत को क्या मिलनी चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और अगला पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। 15वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण के आलोचक इसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं? सबसे पहले तो वैश्वीकरण का अर्थ देखते हैं। वैश्वीकरण देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के आदान प्रदान में वृद्धि है। दूसरा, यह प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश में प्रगति द्वारा संचालित है। अब वैश्वीकरण के आलोचकों के क्या तर्क हैं उनको देखते हैं। वैश्वीकरण से असमानता बढ़ती है। आलोचक ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से असमानता बढ़ती है और अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है। दूसरा तर्क उनका है कि वैश्वीकरण से पर्यावरण का क्षरण होता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। तीसरा तर्क हो सकता है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता का नुकसान होता है और पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होता है। चौथा जो है तर्क वो है वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत अधिक शक्ति मिलती है और वे विकासशील देशों का शोषण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस किन अर्थों में एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी, उल्लेख कीजिए। तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी, उसके कारण थे। सबसे पहले हम सामाजिक गठबंधन को देखते हैं। तो कांग्रेस में विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, बुद्धिजीवी और अल्पसंख्यक लोग शामिल थे। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि विचारधारात्मक गठबंधन। कांग्रेस में उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी और वामपंथी सहित विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। डिटेल अगर आपको विस्तार से लिखना है तो आप इसको बना करके आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1969 में कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर टूट की शिकार हुई, इस पे चर्चा कीजिए। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, निम्नलिखित मुद्दे हो सकते हैं। पहला जो मुद्दा था वो था राष्ट्रपति चुनाव। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्या मुद्दा हुआ कि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। तो वहां भी ये टूट का कारण हुआ। जो दूसरा मुद्दा था वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, जबकि पार्टी के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। इसका अगला मुद्दा है प्रीवी पर्स की समाप्ति। इंदिरा गांधी ने पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि पार्टी के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके कारण कांग्रेस में टूट हुई। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, इसके क्या निष्कर्ष थे? इसका उत्तर देखते हैं। जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए की गई थी, और इसके निष्कर्ष क्या थे उनको देखते हैं। इसमें पहला जो निष्कर्ष है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो मीडिया की जो स्वतंत्रता थी उसको बांध के रख दिया गया था। तीसरा जो था निवारक निरोध कानूनों का दुरुपयोग किया गया था। 19वां प्रश्न है, मंडल आयोग क्या था? इस आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए, विस्तृत चर्चा कीजिए। मैं थोड़ा बताऊंगा, विस्तृत आप लिख लेना बाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1979 में स्थापित किया गया था। आयोग ने SEBC जो संगठन था के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अब इस आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय राजनीति में निम्नलिखित बदलाव हुए। पहला बदलाव क्या हुआ कि OBC राजनीति का उदय हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों ने OBC राजनीति के उदय को जन्म दिया। दूसरा जो है सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि मंडल आयोग की सिफारिशों ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ कि जाति आधारित राजनीति का सुदृढ़ीकरण हो गया। मंडल आयोग की सिफारिशों ने जाति आधारित राजनीति को मजबूती दी थी। 20वां प्रश्न है, अयोध्या विषय ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इस कथन के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि अयोध्या विषय ने भारतीय राजनीति को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया।
तो इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तो इसका हो सकता है कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ। अयोध्या विषय ने सांप्रदायिक राजनीति के उदय को जन्म दिया। दूसरा है भाजपा का उदय। अयोध्या विषय ने भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा हो सकता है ध्रुवीकरण। अयोध्या विषय ने भारतीय समाज को ध्रुवीकृत किया। 21वां प्रश्न है, वे कौन से देशी रजवाड़े थे जिनका भारत संघ में विलय करवाने में कठिनाई आई? उनमें से किन्हीं दो रजवाड़ों के विलय के संबंध में विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। तो इसमें जो दिक्कत आई वो आई जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के रजवाड़ों को भारत संघ में विलय करने में कठिनाइयां आई। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि अधिकांश आबादी हिंदू थी और भारत में शामिल होना भी चाहती थी। तो क्या हुआ, भारतीय सेना ने जूनागढ़ को घेर लिया और नवाब को भागना पड़ा। और बाद में क्या हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ। उस जनमत संग्रह में अधिकांश लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया। और ये जो सारी कार्रवाई हुई, भारत के एक महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये सारा कार्रवाई की, जूनागढ़ को भारत में शामिल करवाया। उसके बाद आया हैदराबाद में भी यही प्रॉब्लम आई। हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना जारी रखा। भारत सरकार के साथ समझौता भी कर दिया और उधर अपनी सेना को मजबूत करने लगा। तो क्या हुआ कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, उनको आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ हेडिंग बताऊंगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, दूसरा जो है राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण। प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने है, भारत चीन संबंध पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो मैं शॉर्टकट में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, विस्तार में आप स्वयं इसको कीजिएगा। तो क्या है, भारत और चीन के बीच संबंध जटिल और ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसके बाद से सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसके अलावा व्यापार असंतुलन, तिब्बत का मुद्दा, या फिर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां भी संबंधों को प्रभावित करती हैं। हालांकि जो है दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी में अथवा करके प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नीति के विषय में आप क्या समझते हैं? वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर लेख लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर भी आपको संक्षिप्त में बताता हूं, तो आप डिटेल में लिख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल ना होना और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। यह नीति शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण थी, जब दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी। आज एक ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता कम हो गई है, लेकिन यह अभी भी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा करना चाहते हैं।
23वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर कौन से 3 मुद्दे हावी रहे हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो विस्तार तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन राज्यों में राजनीति पर 3 प्रमुख मुद्दे हावी रहे हैं। पहला जो मुद्दा है वो है सीमा विवाद। पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों और अन्य भारतीय राज्यों के साथ लगती हैं। इन सीमाओं पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। दूसरा है अवैध अप्रवासन। तो पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का एक प्रमुख मुद्दा है, खासकर जो है बांग्लादेश से जो घुस जाते हैं लोग बांग्लादेशी, इससे स्थानीय लोगों और अप्रवासियों के बीच तनाव पैदा हो जाता है। तीसरा जो मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में कम विकसित है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं हैं। 23वें प्रश्न में ही एक अथवा करके दिया है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन रात घटता जाए। यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन का है? इस आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो विस्तार तो आप कर लेंगे अपने आप। यह नारा द्रविड़ आंदोलन का है। यह आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआत में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य द्रविड़ लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलाना था। आंदोलन ने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदी भाषा के वर्चस्व का विरोध किया। प्रश्न संख्या 24 है, भारत पाक संबंधों पर एक निबंधात्मक लेख लिखना है। तो निबंधात्मक लेख आप लिख लेंगे, मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच 3 युद्ध भी हुए हैं और सीमा विवाद, आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं। हालांकि दोनों देश शांति वार्ता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसमें विस्तार से आप लिख सकते हैं, ये मैंने केवल आपको आइडिया दिया है। इतना छोटा उत्तर नहीं लिखना, थोड़ा बढ़ा के लिखना है। इसी में अथवा करके आपको दिया है, दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग हेतु दक्षेस सार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो उत्तर हो जाए दक्षेस, जिसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दक्षेस बोलते हैं इसको। तो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसने सदस्य देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकास सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की है। हालांकि दक्षेस को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तनाव और आर्थिक असमानता। थोड़ा 25वें प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या है? वर्तमान विश्व में मानवता व विश्व सुरक्षा में खतरे के नए नए स्रोत उत्पन्न हुए हैं। इन नए खतरों के संबंध में अपने विचार रखिए। प्यारे बच्चों, ये जो 23, 24, 25 जो प्रश्न है, थोड़ा बड़े उत्तर इनके लिख रहे हैं। हमें शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आप इसको विस्तार से लिखने की कोशिश करना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान विश्व में मानवता और विश्व सुरक्षा के लिए कई नए खतरे उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। आप इसको हेडिंग लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, उसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में लिख सकते हैं। फिर आतंकवाद हेडिंग लिख दिया, फिर आतंकवाद के बारे में लिख दो थोड़ा बहुत। फिर है साइबर अपराध, फिर उसके बारे में लिखो। फिर है महामारी, उसके बारे में लिखो। तो ये चीजें आपको लिख के उनके बारे में भी लिखना है। तो इन खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीयता की आवश्यकता है।
इसमें अथवा करके प्रश्न दिया है, अथवा वो वाला कीजिए अथवा ये वाला कीजिए। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक कौन से हैं, उनके संबंध में लिखिए। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। पहला आप लिख सकते हैं सैन्य शक्ति। तो भारत की अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बारे में और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। दूसरा हेडिंग आप डाल सकते हैं आर्थिक विकास। भारत का मानना है कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे और डिटेल में आप लिख सकते हैं। नंबर 3 आपको आ जाएगा कूटनीति, ये हेडिंग है। तो भारत शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को हल करने के लिए कूटनीति का उपयोग करता है। इसके आगे आप और डिटेल में लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा। फिर अगला हेडिंग आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और डिटेल में आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम पहुंच जाते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अनुच्छेद आपके पेपर में दिया रहेगा, मतलब गद्यांश पद्यांश जैसे हिंदी में होता है ना, वैसे तो बस उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है अनुच्छेद, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। अब इसमें प्रश्न है, इसके ऊपर प्रश्न है। पहला प्रश्न आता है 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे, तो इसका ये हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। फिर इसमें दूसरा प्रश्न आया कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर प्रकाश डाली। ये आपको गद्यांश में वहां पे अनुच्छेद में मिल जाएगा। तो यह सोवियत राजनीतिक प्रणाली एक पार्टी प्रणाली थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। इसी अनुच्छेद पर आधारित तीसरा प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 2 प्रमुख कारण बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ ने दूसरे विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नाजी जर्मनी को हराया। दूसरा इसका कारण हो जाएगा, सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों का विकास किया और एक मजबूत सैन्य शक्ति बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में राजनीति विज्ञान कक्षा 12 उत्तराखंड बोर्ड के सैंपल पेपर को हल करने का यहाँ पर प्रयास किया। ये सैंपल पेपर आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता है, तो आप इस वीडियो को देख करके अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को परीक्षा के लिए गुड लक। फिर मिलेंगे। थैंक यू।